कैसे आप सभी लोग? अभी तक आप 29 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और सीएलसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव इस 30th लेक्चर में या 30वें लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्या पढ़ा है अभी तक मैं एक बार समराइज कर दूं या संक्षिप्त रूप बता दूं। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी फ्लूइड की क्या रिक्वायरमेंट है। हमारा बॉडी फ्लूइड या शरीर का तरल जो ब्लड है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करता है, बॉडी के ग्रुप ऑफ सेल्स को पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। तो ये सभी प्रकार के कार्य जो कर रहा है वो बॉडी फ्लूइड कर रहा है। उस बॉडी फ्लूइड ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और ब्लड के कंपोनेंट पढ़ने के बाद में हमने ये देखा था कि ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड ग्रुप के किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ब्लड ग्रुप में टेबल बनाकर कौन कौन से एंटीजन है, कौन कौन से एंटीबॉडी हैं, किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, इससे रिलेटेड हमने बातें की थी। और लास्ट में मैंने बात की थी कि ब्लड ग्रुप में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस जो RH फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी शो करता है, उसको कैसे प्रिवेंट, उससे कैसे बचा जाए और एरिथ्रोब्लास्टोसिस के केस क्या है कि उसमें पहले बेबी की नॉर्मल के बाद में उसके बाद वाले बेबी की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो पहले बेबी की नॉर्मल डिलीवरी और उसके बाद वालों की डेथ क्यों हुई वो भी बताया था और उसे कैसे बचाया जा सके उसके बारे में मैंने बताया था। रोगम, एंटीडी या रोनिन का इंजेक्शन डिलीवरी के समय दे दिया जाए तो बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा और दूसरा बच्चा भी क्या रहेगा से। आज हम बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या है। ब्लड क्लॉटिंग या इसी को बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन, इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना या रक्त स्कंदन। ध्यान से समझे, कुछ बातें मैं यहां पर कर रहा हूं। पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? कैस्केड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और कैस्केड थ्योरी मैकफर्लेन एंड कोवर्कर उसके साथियों ने बताया था इसके बारे में। कैस्केड का मतलब क्या होता है? ये कैस्केड, मेरे सामने 9 लोग और खड़े हैं, ये मान के चलो एक सीरीज में हम खड़े हैं। मैंने एक को धक्का मारा, दूसरे वाले को, दूसरे वाले ने तीसरे को मारा, चौथे को, पांचवे को। वो धक्का कहां पर ट्रांसफर हो गया? 10वें वाले को, क्योंकि मेरे बाद 9 लोग और खड़े थे। मैंने एक को एक्टिवेट किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया, चौथे ने पांचवे को किया, इस तरीके से ऑटोमेटिक। इसका मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन को स्टार्ट करे, उसी को बोलते हैं कैस्केड। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या है? कैस्केड। ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 कारकों की आवश्यकता होती, 13 फैक्टर्स, लेकिन उसमें से फैक्टर नंबर 6 को हटा दिया गया। कौन से को? फैक्टर नंबर 6। कौन सी विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में रिक्वायर्ड है? तो विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे फाइलो
जिसे फाइलोक्विनोन कहा जाता है। कैस्केड थ्योरी, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस, 13 कारकों की आवश्यकता, फैक्टर नंबर 6 को हटा दिया गया है। विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है और ये फाइलोक्विनोन जो है ये रक्त स्कंदन के जो कारक हैं उनके फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम आयन जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि कैल्शियम आयन को हटा दिया जाए तो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्लियर? ब्लड क्लोटिंग क्या है? तो जैसे ही हमारे शरीर पर कोई भी चोट लगती है तो ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो ब्लीडिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम 2 से 3 मिनट मान के चल रहे हैं और कुछ समय पश्चात ब्लड का आना बंद हो जाता है। इसका मतलब वहां पर क्लोट बनना शुरू हो गया, क्लोटिंग टाइम, और इसे बोल रहे हैं 3 से लेकर 8 मिनट। कई बार क्या होता है कि ये जो क्लोटिंग टाइम है मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है। तो ऐसे में हीमोफीलिया से सफर करेगा और इसी हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज और इसी हीमोफीलिया को क्वीन विक्टोरिया डिजीज और इसी को एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। दोबारा समझे, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस की थ्योरी को नाम क्या दिया? कैस्केड थ्योरी। ब्लड क्लोटिंग में कितने कारकों की आवश्यकता होती है? 13 कारकों की। कौन से कारक को हटा दिया गया है? 6वें कारक को हटा दिया गया। विटामिन के, फाइलोक्विनोन इस फैक्टर के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होती है। कैल्शियम आयन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ब्लीडिंग टाइम 2 से 3 मिनट होगा, क्लोटिंग टाइम 3 से 8 मिनट होगा, और यदि ये बढ़कर 30 मिनट से भी ज़्यादा हो जाए तो हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है। इस हीमोफीलिया को ब्लीडर्स या क्वीन विक्टोरिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इन सभी नाम से जाना जाता है। हम देखें कि किस तरीके से ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस होती है, तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बेटे क्या है ब्लड क्लोटिंग, ये इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बल। ध्यान से समझे इस पॉइंट को। जो फैक्टर्स हैं पहले उनको समझते हैं।
13 फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो सब। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो याद रहे बेटा, इन सभी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन 30, मीन्स रोमन लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएक्सिलरिन, और इसको हटा दिया गया है 6 को, एक्सिलरिन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को AHF भी कहा जाता है, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, PTA फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये बेटा 13 फैक्टर है, दोबारा समझे क्या है। पहला फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन, दूसरे का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरे का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथे का नाम है कैल्शियम, पांचवे का नाम है प्रोएक्सिलरिन, छठवीं का नाम है एक्सिलरिन, सातवीं का नाम है प्रोकन्वर्टिन, आठवीं का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नौवें का नाम है क्रिसमस फैक्टर, 10वें का नाम है स्टुअर्ट फैक्टर, 11वें का नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12वें का नाम है हैगमैन फैक्टर, 13वें का नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सभी फैक्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में सहायता करें। हमारी बॉडी में दो पार्ट हैं, टिश्यू डैमेज हो और ब्लड प्लेटलेट डैमेज हो तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, मैंने बताया था प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, तो वो थ्रोम्बोसाइट्स केमिकल जो रिलीज कर रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सबसे पहले एक एंजाइम का फॉर्मेशन कराता है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो देखिए वो प्रोसेस कैसे होगी। प्रोसेस क्या, जैसे हमारे शरीर में कोई चोट लगती है, चोट लगते ही हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है,
ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से। सबसे बड़ी समस्या क्या फेस करनी पड़ी? जब हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो ये फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम कि ब्लड लॉस कितना ज्यादा है। यदि थोड़ा सा लॉस हुआ है ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती, मीन्स थक्का बनना शुरू हो जाता। और बड़ा लॉस हुआ है तो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, जहां पर चोट लगी है उस पर पट्टी बांध देता है। आपने कभी एनालिसिस किया है, क्या विश्लेषण किया है कि उस पट्टी में क्या दिखाई दे रहा है आपको? उस पट्टी के अंदर पतले पतले धागे से दिखाई दे रहे हैं जो खड़े लाइनों में और पड़ी लाइनों में एक जाल बना रहे हैं। वो जाल हमारे चोट के चारों तरफ लगा देते हैं तो हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस होना बंद हो जाता है। और छोटी चोट लगी थी तो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली ब्लड आना बंद हो जाता है क्योंकि वो जाल बन चुका है। क्लियर है मेरी बात? उसी तरीके का हमें जाल या नेटवर्क बनाना है तो क्लोटिंग प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। उस जाल को बनाने के लिए क्या क्या होता है ये देखो। सबसे पहले टिश्यू या थ्रोम्बोसाइट ये डैमेज हुई, मीन्स क्षतिग्रस्त हुई। टिश्यू या थ्रोम्बोसाइट डैमेज होने से क्या रिलीज हो रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ बेटा। थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होना पॉसिबल हुआ है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज के निर्माण में सहायता करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज के निर्माण में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। ध्यान से समझे इस पॉइंट को कि जब हमारी बॉडी से टिश्यू और थ्रोम्बोसाइट्स में डैमेज हुआ तो उन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या जरूरत थी इसकी? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है, ये दो चीजें स्टार्ट करेगा। एक चीज इनएक्टिव किसको? हिपेरिन को। मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में प्राकृतिक प्रतिस्कंदक का काम करता है, इसीलिए शरीर का बहता हुआ रक्त कभी जमता नहीं। इसको इनएक्टिव कर देगा, मीन्स इनएक्टिवेट। जैसे ही टिश्यू और थ्रोम्बोसाइट डैमेज हुई, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया तो इसने क्या बनाया? थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज की रिएक्शन एक तो क्या होगी? यदि ये रिलीज ना होता और ये ना बनता तो क्या हिपेरिन इनएक्टिव हो पाता? और हिपेरिन रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, शरीर में बहते हुए तरल का। जैसे ये इनएक्टिवेट हुआ तो दूसरी साइड में थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये क्या करता है?
प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, इसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। जो एक्टिव फॉर्म में आ गया, मैंने आपको बताया था ना, एक का प्रोडक्ट, इस एक चीज का प्रोडक्ट ये बना, इसने इसको तो इनएक्टिव कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया। क्या बना यहां पर? अब ये प्रोडक्ट बन गया, ये तीसरी रिएक्शन को शुरू कर देगा। ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या कर रहा है? फाइब्रिनोजन जो सोल्यूबल फॉर्म है ये भी इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। इसको इनसोल्यूबल या अविलेय फॉर्म में फाइब्रिन में चेंज कर देता है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म। दोबारा समझे इस लिनिएज को कि सबसे पहले क्या हुआ, हमारी बॉडी में टिश्यू और थ्रोम्बोसाइट के डैमेज होने से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर रहा है, इस थ्रोम्बोकाइनेज के निर्माण में सहायता कर रहा है। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज बना, थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, हिपेरिन जो प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है उसको इनएक्टिवेट करके उसको इनएक्टिव कर दिया। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। दूसरी साइड में इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन जो था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में ले लिया। अब जो इसका प्रोडक्ट थ्रोम्बिन बना वो भी कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर दिया, फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म। अब देखिए ये फाइब्रिन है, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है, इस तरीके से फाइबर्स हैं। तो डिफरेंट फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन फाइबर्स को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। और ये जो नेटवर्क बना है फाइब्रिन का, यही क्या है, क्लोटिंग प्रोसेस। अब आप बताओ, जब यहां पर इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये फाइबर आ गए हैं ऐसे, तो जो चोट लगी थी, जिसका घाव बड़ा था, उस घाव को हमने क्या कर दिया, चारों तरफ से कवर कर दिया। उस घाव में से क्या हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, प्लाज्मा भी, ब्लड सेल्स भी, फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी लॉस हो रहे थे। उन सभी को क्या कर दिया हमने, लॉस होने से बचा लिया। इसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। ये नेटवर्क बनने के बाद भी एक मटेरियल वाटरी फॉर्म में यहां पर बाहर आता है। वाटर फॉर्म में जो बाहर आता है वो येलोविश जो फ्लूइड है उसे बोलते हैं सीरम। और ये कभी भी क्लोट नहीं करता है। पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझे। आपसे कहा जाए ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस कौन सी थ्योरी के नाम से जानते हैं, कैस्केड थ्योरी। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में कितने कारकों की आवश्यकता होती है, 13। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में कौन से कारक को हटा दिया गया है, 6वें कारक को। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में कौन सी विटामिन चाहिए, विटामिन के। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में कौन सा आयन चाहिए, कैल्शियम। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में कौन सा एंटीकोगुलेंट की फॉर्म में काम करता है, हिपेरिन। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में जब हमारी बॉडी के थ्रोम्बोसाइट्स डैमेज होती है या टिश्यू डैमेज होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा,
जो थ्रोम्बोकाइनेज के निर्माण में सहायता करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज हिपेरिन को इनएक्टिव और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन बनाता है, जो थ्रोम्बिन बनेगा वो फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और इस तरीके से स्टेबल नेटवर्क बना लेता है, जिसे बोल रहे हैं क्लॉट फॉर्मेशन। और क्लॉट बनने के बाद भी वाटरी फॉर्म ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आएगा येलोविश, जिसे बोल रहे हैं सीरम। सीरम एकमात्र ऐसा भाग है ब्लड का जो कभी क्लॉट नहीं करता। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रहे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी में। अब हम ये समझते हैं सीरम वगैरह है क्या। एक साइड में हमने बात की ब्लड की। ब्लड क्या है? ये भी AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। उसमें ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ब्लड, RBC, WBC, प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा। सही स्टेटमेंट है कि ब्लड के अंदर क्या क्या है, RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। इसी को वो ऐसे भी लिख सकता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस प्लाज्मा। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा वो ऐसे भी लिख सकता है, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा। ये भी सही। नेक्स्ट पॉइंट वो ये पूछ सकता है, प्लाज्मा के लिए क्या सही है। तो प्लाज्मा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, या हम लिख सकते हैं ब्लड माइनस RBC WBC प्लस प्लेटलेट्स। अब क्या हुआ, ब्लड का मतलब तो ये है, प्लाज्मा का मतलब ये है, दोनों ही सही है। अब बात आती है सीरम क्या है फिर। अब इस प्लाज्मा में से, ये प्लाज्मा था हमारे पास, इस प्लाज्मा में क्या क्या पार्ट, 90 से 92% वाटर। तो वाटर फॉर्म तो आनी चाहिए। और क्या इसके पास में 6 to 8% प्रोटीन। तो मैं कह सकता हूं प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग लार्ज प्रोटीन, ये माइनस कर दिया जाए तब जाकर सीरम आएगा, और सीरम नेवर क्लॉट। देखो क्यों ऐसा है। सबसे पहले हमने ब्लड में देखा प्लेटलेट, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। अब प्लाज्मा में ब्लड सेल को माइनस कर दिया, इसका मतलब वहां से प्लेटलेट्स बाहर हो गई। अब प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन, इसका मतलब फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन है, उसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो प्लेटलेट को भी रिमूव कर दिया, फाइब्रिनोजन को भी रिमूव कर दिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है सीरम, वो क्या क्लोट करेगा क्या? नहीं, वो क्लोट नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा यहां तक? समझ में आ गया ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एक नज़र इस पे डाल लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो क्या है, हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया की बात कर, जब भी हीमोफीलिया की बात की जाएगी तो मैं यहां कह सकता हूं हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या इसी को कह सकते हैं एक्स सहलगन अप्रभावी विकार। एक्स सहलगन अप्रभावी जो है इसके जीनोटाइप्स या जीनी प्रारूप देखे जाएं तो वो कैसे मेल के केस में अलग बनेंगे और फीमेल के केस में अलग बनेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो यहां पर या तो एक्स वाई हो सकता है या एक्स वाई और यहां पर हीमोफीलिया एच जीन अटैच हो सकती, यहां पर ये फीमेल ऐसी हो सकती है या फिर एक्स एच एक्स या फिर एक्स एच क्लियर। एक्स वाई एक्स एच वाई, यदि इसकी बात की जाए एक्स वाई इसे ऐसे शो किया जाता है, आगे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स में आपको बताया जाएगा, इसे ऐसे शो किया जाता है इसका मतलब होता है नॉर्मल मेल और इसका मतलब होता है डिजीज मेल, और डिजीज यहां पर क्या है हीमोफीलिया, इसको ऐसे शो किया जाता है यहां पर देखो एक्स वाई ऐसा नॉर्मल, एक्स एच वाई डिजीज, एक्स एक्स इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल फीमेल, एक्स एच एक्स को क्या बोलेंगे कैरियर फीमेल, एक्स एच इसको क्या बोलेंगे डिजीज। बेटा इस डिजीज को होने के लिए फीमेल के अंदर दोनों एक्स के ऊपर हीमोफीलिया की जीन होनी चाहिए, फीमेल के अंदर एक पर है तो वो कैरियर या वाहक का काम करेगी और दोनों पर नहीं है तो नॉर्मल, जबकि मेल के अंदर एक पर भी एच होगा तो ही वो डिजीज शो करेगी। तो मैं कह सकता हूं यहां मेल के अंदर 50% नॉर्मल और 50% डिजीज, और फीमेल के अंदर ये नॉर्मल ये भी नॉर्मल है और ये डिजीज है, तो मैं कह सकता हूं 33% डिजीज और कैरियर भी नॉर्मल होगा तो ये 66%, ये नॉर्मल केस में काउंट होता है और ये डिजीज में। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि यदि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो यहां पर मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, यदि डिजीज देखी जाए तो मेल के केस में ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ 50% में है और यहाँ पर 33% में। क्लियर है यहाँ तक। अभी जितने भी मैंने फैक्टर्स बात किए थे, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 11, इसका नाम था एंटी हीमोफिलिक फैक्टर
इसका नाम था क्रिसमस फैक्टर, इसका नाम था प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। यदि बॉडी में ये नहीं है तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा, ये नहीं है तो हीमोफीलिया बी हो जाएगा, और ये नहीं है तो इसे बोलते हैं हीमोफीलिया सी। क्लियर है मेरी बात? ध्यान से समझे बेटा ये पॉइंट। पहला पॉइंट, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं है तो हीमोफीलिया ए, क्रिसमस फैक्टर नहीं है तो हीमोफीलिया बी, और ये नहीं है तो हीमोफीलिया सी से वो सफर करेगा। तो थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है क्वीन विक्टोरिया डिसऑर्डर के बारे में या ब्लीडर्स डिजीज के बारे में कि आगे यदि इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड पूछे जाए तो आपको याद रहे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड में दूसरा जो फ्लूइड है वो है लिम्फ। जिसे हम बोलते हैं लसीका, जिसे बोलते हैं मिडल मैन ऑफ बॉडी, जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सभी एक ही नाम है, अंतराली द्रव। तो देखिए बेटा उसको भी समझिए। लिम्फ, लसीका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मिडल मैन ऑफ बॉडी। लिम्फ, लसीका, इंटरस्टिशियल मीन्स अंतराली द्रव, मिडल मैन मीन्स मध्यवर्ती। इसको समझे बेटा क्या है ये। थोड़ा सा ध्यान से समझे इस पॉइंट को। हमारे पास इस तरीके से 1 2 3 ये है हमारे पास 3 लाइनिंग। आगे चल के ये मान के चलें ये 1 लाइन पॉसिबल होगी, और फिर आगे वापस इसी तरीके से थ्री लाइन पॉसिबल। सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैंने एरो ये बनाया और यहां पर मैंने लिख दिया ब्लड, तो आप क्या कहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, यही बोलेंगे। ब्लड यहां से मैं ये मान के चल रहा हूं हार्ट से दूर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली अरोटा के थ्रू आर्टरी में जाएगा, महाधमनी के थ्रू धमनियों में जाएगा। ये मैं ये मान के चल रहा हूं धमनी।
जहां पर सभी कंपोनेंट हैं, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा। कितनी लाइनिंग है यहां पर? 3। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम। टी स्टैंड फॉर ट्यूनिका। इसका मतलब यहां धमनी के अंदर 3 परतें हैं, यहां पर भी 3 परतें। यहां पर वही ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। और ये जो है ये वेन वाला पार्ट है, सिरा वाला भाग। इसका मतलब मुझे ये भी पता लग गया कि वेन के अंदर भी 3 है और धमनी के अंदर भी 3 है। तो इन तीनों परतों की बात हो रही है। लेकिन यहां पर जो है, यहां एक ही परत है जिसे बोल रहे हैं एंडोथेलियल लाइनिंग या ट्यूनिका इंटरना। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये पोर्शन जो है ये किसका है? कैपिलरीज का, जिसे हम बोल रहे केशिकाएं। समझ गया आप मेरी बात? एक साइड में ब्लड आ रहा है तो दूसरी साइड में यहां पर जाएगा। हार्ट से दूर गया तो आर्टरी लेके गई, अब वो लौट कर वापस कहां पर आ जाएगा? हार्ट में। ऊपर से मैं ये मान के चल रहा हूं कि लौट के यहां पर आएगा। अब जरा सोच के देखें कि जहां पर 3 परतें मोटी थी दीवारें, और जहां पर एक परत मोटी है, तो ये 3 परतें, ये 3 परतें, ये 3 परतें, ये 3 परतें, ये एक परत, तो इसकी पारगम्यता या परमेबिलिटी इनकी तुलना में ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एक ही है, यहां से चीजें फिल्टर नहीं हो सकती थी, यहां एक ही है, तो मैं कह सकता हूं प्लाज्मा प्लस सोल्यूबल पार्ट, वाटर सोल्यूबल पार्ट, पारगम्यता ज्यादा होने की वजह से इसी ब्लड का प्लाज्मा और वाटर सोल्यूबल पार्ट यहां पर आ गया, और यहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये मान लो टिश्यू। यहां पर आया, किसके कांटेक्ट में आया? टिश्यू। तो मैं कह सकता हूं इस कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, मिडल मैन ऑफ द बॉडी या इंटरमीडिएट। in दोनों का जो अंतराल है, गैप है, उसमें आया, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसमें आरबीसी नहीं होगी, इसमें प्लेटलेट नहीं होगी, क्या होंगी? डब्ल्यूबीसी। तो मैं कह सकता हूं जो हमारे पास ब्लड आया है, ये ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा इसके अंदर था, लेकिन जैसे ही यहां पर पारगम्यता बढ़ी तो जो फिल्टर होकर आया इस माइन्यूट फिल्ट्रेशन से, वो प्लाज्मा
सोल्यूबल पार्ट आ रहा है जिसमें आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल यदि यहाँ आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है, तो उस फॉरेन पार्टिकल में ये हमारी डब्ल्यूबीसीज है उसको कैप्चर करके बॉडी से रिमूव करने का काम करेंगे। अब यहां पर जितना फ्लूइड था वो क्या है, ज्यादा, कुछ पार्ट उससे फिल्टर हो गए, तो मैं कह सकता हूं ज्यादा फ्लूइड है तो प्रेशर भी ज्यादा है। ऑब्वियसली आपको पता है आर्टरी की वाल क्या है, थिक है, वाल थिक है तो ये डायमीटर क्या होगा, कम, डायमीटर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इस आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा। अब इसका लिक्विड मटेरियल कुछ अमाउंट में बाहर आ गया, वेन के अंदर क्या है, प्रेशर, लिक्विड भी कम हो गया, और दूसरा इसकी वाल जो है वो थिन है तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम। और आपको पता है हमारी बॉडी में यदि प्रेशर कम हो जाएगा तो डिफरेंट ऑर्गन्स को बॉडी फ्लूइड या शरीर का तरल नहीं जा पाएगा। अब जो ये फिल्टर होकर जो बाहर आया था इसे वापस हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर ले जाना पड़ेगा। दोबारा समझे एक बार ध्यान से क्या है, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में मैं इसकी बात करूंगा। अभी तक जो मैंने बातें की उसको संक्षिप्त रूप में मैं समझाऊं तो सबसे पहले बेटा मैंने शुरुआत की डिफरेंट ब्लड ग्रुप से रिलेटेड और ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि ब्लड क्लोटिंग में किस तरीके की प्रोसेस इन्वॉल्व है, रक्त का स्कंदन किस तरीके से होगा, कितने कारकों की आवश्यकता है, कौन सी विटामिन की आवश्यकता है, कौन से आयन की आवश्यकता है, ये सब चीजें बताई। फिर मैंने बताया बॉडी फ्लूइड दूसरा जो है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ या लसिका या अंतराली द्रव या मिडल मैन ऑफ द बॉडी मीन्स इंटरमीडिएट फ्लूइड या मध्यवर्ती जिसे बोलते हैं। है क्या है, ये मान के चले ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट है। ब्लड फिल्टर कैसे होगा, ये हमारी आर्टरी है, वेन से कनेक्टेड है, धमनी और सिरा कनेक्टेड है, दोनों के बीच में कैपिलरीज नेटवर्क। यहां पर 3 लेयर है, यहां पर भी 3 लेयर है, यहां पर फिल्टर होने का चांस नहीं है, यहां पर केवल एक लेयर है तो यहां से फिल्टर होने का चांस है। तो ब्लड यहां पर आया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा की फॉर्म में, तो यहां प्लाज्मा का कुछ पार्ट और डब्ल्यूबीसी का पार्ट, वाटर सोल्युबल पार्ट फिल्टर्ड होकर बाहर आ गया टिश्यू के कांटेक्ट में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। बचा हुआ पार्ट यहां पर चला गया, इसका मतलब इस पार्ट में क्या क्या जा रहा है, यहां पर भी यदि ब्लड जाएगा तो उसमें आरबीसी भी होगी, डब्ल्यूबीसी भी होगी, प्लेटलेट भी होगी और प्लाज्मा का पार्ट भी होगा। लेकिन ये अमाउंट, इसमें से अमाउंट बाहर निकलने से अमाउंट क्या होगी, कम होगी। अब इसे हमें वापस उतनी ही बनाना है। तो जो फिल्टर्ड हुआ था पार्ट, यहां पर सेल्स की कांटेक्ट में कोई भी बाहर का जम वगैरह या कोई भी पार्टिकल आया उसको इसने रिमूव कर दिया और फिर ये वापस उसी फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर कहाँ चला गया, वापस हार्ट में, हार्ट से फिर आर्टरी, इस तरीके से ये सर्कुलेट कर रहा है। तो याद रहे इस लिम्फ के पास में, लसिका के पास में आरबीसी नहीं होगी, प्लेटलेट नहीं होंगी, डब्ल्यूबीसीज होंगी और प्लाज्मा होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड क्लोटिंग में कौन रोल करता है, ब्लड क्लोटिंग में रोल करता है बेटा, कौन रोल करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नहीं है तो क्या लिम्फ का क्लोट नहीं होगा, होगा। मैंने आपको बताया था केवल एकमात्र पार्ट है सीरम, वो क्लोट नहीं करता है। लिम्फ भी क्लोट करेगा क्योंकि लिम्फ में कौन सा पार्ट आया, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन होता है। लेकिन क्लोटिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा यहां पर। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं बात करूंगा कि ये लिम्फ किस तरीके से यहां पर फिल्टर्ड होकर वापस
कैसे कैसे दूसरी लिम्फ कैपिलरीज से होता हुआ सब क्लेवियन वेन में होता हुआ फाइनली वेन और वेना कैवा में मिक्स होगा और वेना कैवा को बोलते हैं महाशिरा, और महाशिरा से वापस ये कहाँ चला जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से महाधमनी से होता हुआ धमनियों में सप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी स्टार्ट करेंगे कि लिम्फ का आगे पाथवे क्या होगा, और इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा चुके उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।